अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। आइए लिसनर्स, इंस्पेक्टर महबूब आलम की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। वो इलाका हिंदू जाटों का था, जिसके एक कस्बे का थाना मेरे पास था। जाट आम हिंदुओं से बहुत मुख्तलिफ थे। ये लड़ाई मार कुटाई करने वाले दिलेर लोग थे। भारत की फ़ौज में इनकी अलग रेजिमेंटें हैं, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से जाट रेजिमेंटें कहलाती हैं। सिपाहगरी और जमींदारी इनके पेशे हैं। कस्बे में एक सरकारी अस्पताल था। उस ज़माने में लोग बहुत कम बीमार होते थे। अस्पताल के वार्ड खाली पड़े रहते थे। कोई मरीज़ अस्पताल में दाखिल हो जाता तो उसे पूरी तवज्जो मिलती थी। एक सुबह मुझको अस्पताल के डॉक्टर का पैगाम मिला कि अस्पताल में एक मरीज़ आया है और ये जहर खाने का केस मालूम होता है। मैं अस्पताल गया। मुझको बताया गया कि मरीज़ को बेहोशी की हालत में लाया गया है। डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया था, लेकिन इसका असर नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि इसने मर जाना है और इसको इंजेक्शन इस वास्ते दिया है कि 3-4 मिनटों के वास्ते होश में आ जाए और बता दे कि इसको जहर किसने दिया है, या कोई इशारा ही दे दे। मौत ने इसको होश में आने की मोहलत न दी। वो मर गया। डॉक्टर तजुर्बेकार आदमी था। उसने शख्स के मर्ज की अलामतें इसको अस्पताल में लाने वालों से सुनी और जिस तरह मरीज बेहोशी में तड़पता था, इसको देखकर डॉक्टर ने कह दिया था कि इसने खुद जहर खाया है या इसको किसी ने धोखे से जहर दे दिया है। वो मर गया तो जहर की एक और निशानी जाहिर होने लगी। थोड़ी थोड़ी सी झाग थी जो उसके मुंह से फूट आई थी। ये शख्स कस्बे से तकरीबन 4 मील दूर के गांव का रहने वाला था। बड़ा जमींदार था, ठाकुर कहलाता था। ठाकुर ऊंची पोजीशन के लोग होते थे। ये भी अपने इलाके का रुपए पैसे और रोब दाब वाला ठाकुर था। ठाकुर का कत्ल मामूली वारदात नहीं थी। डॉक्टर के कहने पर मैं ठाकुर के बड़े बेटे को थाने ले गया। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के लिए लाश को अपने पास रख लिया। थाने जाकर मैंने ठाकुर के बड़े बेटे की रिपोर्ट पर FIR दर्ज करी। बाकी कागजी कार्रवाई मुहर्रिर हेड कांस्टेबल के हवाले की और ठाकुर के बेटे का बयान लेने लगा। उसने बयान दिया और मैंने उसके साथ सवाल जवाब किए। उसके जवाबों में से सवाल निकाले और इस तरह जो बात मुझको पता चली वो ये थी कि ऐसी दुश्मनी और अदावत किसी के साथ नहीं थी कि कोई उसे जहर देकर इंतकाम लेता। गांव से 2-2.5 फरलांग दूर उनका सब्जियों का बाग था। इसमें ठाकुर ने एक मकान भी बनाया हुआ था। कभी कभी रात को ठाकुर उस मकान में रहता था। पिछली रात ठाकुर बाग वाले मकान में गया था। आधी रात से बहुत पहले वहां से आ गया। घर वाले सोए हुए थे। उसने अपनी बीवी को जगाया। फिर उसका बड़ा बेटा भी जाग पड़ा। उन्होंने देखा कि ठाकुर को कोई तकलीफ थी। तकलीफ ये थी कि वो पेट में दर्द और जलन महसूस करता था। घर वालों ने उससे तकलीफ की बाबत पूछा तो पता लगा कि वो बात नहीं कर सकता। उससे कुछ इशारे किए जो घर का कोई भी फर्द समझ न सका। उसका बेटा गांव के 2 सियानों को जगा कर ले आया। दोनों ने कहा कि इसको किसी जहरीली चीज़ ने काट लिया है। उन्होंने उसकी टांगों और हाथों वगैरह पर देखा, लेकिन किसी कीड़े मकोड़े के काटने का कोई निशान नहीं था। दोनों ने आपस में सलाह मशवरा करके ठाकुर के मुंह में अपनी दवाइयाँ डाली। फिर ठाकुर कोई बात किए बगैर बेहोश हो गया। इन सियानों ने कहा कि इसको आराम महसूस हो रहा है, इसलिए ये सो गया है। सुबह इसको और दवाई देंगे। कोई 1 घंटे बाद ठाकुर ने बेहोशी में अपने सीने और पेट पर जोर जोर से हाथ फेरने शुरू कर दिए। इसके साथ वो तड़पता भी था। उसका मुंह खुला हुआ था, आंखें बंद थीं। थोड़े थोड़े से वक्फे के बाद वो अपनी आंखें इस तरह जोर से भींच लेता था जैसे उसे बहुत तकलीफ हो रही हो। बाकी रात इसी तरह गुजर गई। मुंह अंधेरे इसकी हालत और ज्यादा बिगड़ी तो 2-3 बूढ़ों ने उसको देखकर कहा कि इसकी चारपाई अस्पताल ले चलो। इस तरह ये लोग ठाकुर को नज़ा की हालत में अस्पताल ले आए। मैं ये मालूम करना चाहता था कि ठाकुर का चाल चलन और गांव वालों के साथ उसका सलूक बर्ताव कैसा था। कोई बेटा अपने बाप को बदमाश नहीं कह सकता। फिर भी मैंने इसके बेटे से पूछा कि ठाकुर कैसा आदमी था। बेटे ने कहा कि वो ठीक ठाक आदमी था। ये तो पहले ही वो कह चुका था कि इनकी किसी के साथ खूनी दुश्मनी नहीं। मेरे पूछने पर ठाकुर के बेटे ने बताया कि जायदाद या ज़मीन का भी कोई तनाज़ा नहीं। खानदान में भी कोई ऐसा झगड़ा नहीं जो कत्ल तक पहुंचाने वाला होता। तुमने कहा है कि ठाकर जी कभी कभी रात बाग में गुजारते थे। मैंने उसके बेटे से पूछा, वो वहाँ क्या करते थे?
वो सोच में पड़ गया। पीते पिलाते थे? मैंने पूछा। ताश खेलते थे या वहाँ गाना बजाना होता था? मैंने कभी देखा नहीं, बेटे ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि यार दोस्तों को इकट्ठा करके गपशप लगाते थे। इस शख्स ने ये जवाब ऐसे लहजे में दिया जिससे मैं समझ गया कि ये अपने बाप की बाबत कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना चाहता। मुझको ये शक भी हो रहा था कि अपने बाप को इसी ने जहर दिया होगा। कई ऐसी वजूहात होती हैं कि बेटा अपने बाप को कत्ल कर देता है। एक वजह को सामने रखकर मैंने ठाकुर के बेटे से पूछा कि उसकी माँ जिंदा है। उसने बताया कि जिंदा है। मेरे दिल में ये शक आया था कि ठाकुर की बीवी मर गई होगी और उसने जवान लड़की के साथ शादी कर ली होगी और इस लड़की ने ठाकुर के बेटे के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए होंगे। ये बेटा कुछ भी ना बताता या जितना झूठ चाहता बोलता, मुझको ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता था। गांव में मुझको हर एक राज बताने वाले मौजूद थे। मैंने मालूम किया कि ठाकुर को अस्पताल लाने वाले कौन कौन थे। इनमें 2 आदमी ठाकुर के रिश्तेदार नहीं थे। इन 2 में एक आदमी ठाकुर की पोजीशन का आदमी था। मैंने उसको अंदर बुलाया और ठाकुर के बेटे को बाहर भेज दिया। इस आदमी से पूछा कि ठाकुर कैसा आदमी था और उसके कत्ल की क्या वजह हो सकती है। उसकी इतनी गहरी दुश्मनी से तो मैं वाकिफ नहीं जिसमें उसकी जान ही चली गई हो। उसने जवाब दिया, मैं ये बता सकता हूँ कि ठाकुर ठीक आदमी नहीं था और औरत के मामले में तो ये बिल्कुल ही ठीक नहीं था। तो मुझे ये भी बता सकते हो कि किस किस औरत के साथ उसके ताल्लुकात थे? मैंने पूछा। उसने 4-5 औरतों के नाम लिए, लेकिन वो गरीब घरों की औरतें थीं जिनके मर्दों में इतनी जुर्रत नहीं थी कि इनमें से कोई ठाकुर को जहर दे देता। इस आदमी ने यह भी बताया कि बाग में ठाकुर ने जो मकान बनाया हुआ था, इसमें वो रातों को अपनी महफिलें जमाता था, शराब पी जाती और जुआ चलता था। कभी कभी गाने वालियों को भी शहर से वहाँ लाया जाता था। बहुत वक्त गुजर गया था। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट भेज दी कि ठाकुर को जहर दिया गया है। डॉक्टर ने मैदे और जिगर के कुछ टुकड़े कमोबेश 100 मील दूर के शहर को भेज दिए थे। वहाँ से माहिरीन की रिपोर्ट लेनी थी। डॉक्टर ने अपने तौर पर तस्दीक कर दी थी कि ये जहर खाने का केस है। यह भी हो सकता था कि ठाकुर ने किसी वजह से खुद ही जहर पी ली हो, उसे किसी ने जहर दिया हो, जहर पिलाया हो। मेरे वास्ते ज़रूरी था कि पहले ये मालूम करता कि उसके घर के हालात, गांव में उसकी दोस्ती और दुश्मनी और गांव की सियासतबाजियों में उसका अमल दखल क्या था और कैसा था। कत्ल की तफ्तीश में सबसे पहले ये देखा जाता है कि कत्ल का बाइस क्या था। बाइस मालूम करना आसान नहीं होता, इसके लिए हालात मालूम करने पड़ते हैं। बहुत गहराई में जाकर कुछ हासिल होता है। मैं उसके गांव को जाने के वास्ते रवाना होने लगा तो मुझसे जूनियर सब इंस्पेक्टर ने अलग होकर इसी गांव का एक केस याद दिलाया। 4-5 दिन पहले यही ठाकुर अपने गांव के एक मामूली सी हैसियत के बूढ़े आदमी को साथ लेकर थाने आया था। बूढ़े की बेटी, जिसकी उम्र 17 साल के लगभग थी, लापता हो गई थी। गरीब आदमी पुलिस के डर से और अपनी बेइज्जती के बायस थाने नहीं आता था। इसको मकतूल ठाकुर थाने लाया था। मैंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। कानून के लिहाज से वो नाबालिग थी। रिपोर्ट ले लेना और कार्रवाई करना लाजमी था। मैं एक बात बताता हूँ, इस पर गौर करें। उस ज़माने में लड़कियाँ लड़के खालिस और सादा ग़िज़ा की वजह से और सादा ज़िंदगी गुजारने की वजह से 15-16 सालों में पूरी तरह जवान हो जाया करते थे। आजकल तो ऐसे जवान कहीं नज़र ही नहीं आते। मैंने इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लेकर पूछा था कि वो खूबसूरत थी और चाल चलन की कैसी थी। ठाकुर ने मुझे बताया था कि बहुत खूबसूरत नहीं थी, अच्छी शक्ल सूरत की थी। लड़की के बाप के सामने ठाकुर ने यह कहा कि लड़की चाल चलन की ठीक थी, लेकिन बाद में बाप को परे भेजकर ठाकुर ने दूसरी राय दे दी। मैंने इस बूढ़े को खुश करने के वास्ते कहा था कि इसकी बेटी अगवा हो गई है। ठाकुर ने मुझको कहा, ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनकी लड़कियां अभी पूरी तरह जवान होती नहीं और इश्कबाजी शुरू कर देती हैं। इसकी लड़की खुद ही इधर उधर हो गई होगी। आप ज़्यादा भाग दौड़ ना करें, अपने आप आ जाएगी या शहर के किसी कोठे पर पहुंच जाएगी। मैं इस शख्स की राय से तो मुतासिर नहीं हुआ। ये ठाकुर बड़े बड़े जमींदारों, साहूकारों, जागीरदार, छोटे छोटे किसानों और मजदूरों को इज्जत के काबिल समझते ही नहीं थे। गरीबों की बेटियों को खराब करने वाले
यही लोग होते थे। फिर भी मुझको यही ख्याल आया था कि लड़की अपने आप गई होगी, मगर मैं इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने ये केस अपने जूनियर सब इंस्पेक्टर को दे दिया था और वो तफ्तीश कर रहा था। अब मैं ठाकुर के कत्ल के केस की तफ्तीश के वास्ते उसके गांव को जाने लगा तो सब इंस्पेक्टर विश्वनाथ ने मुझको रोक लिया। ऐसा होगा तो नहीं, उसने मुझको कहा, लेकिन ज़हन में रखना कि इस गांव की एक जवान लड़की लापता है। इस लड़की का ठाकुर के कत्ल के साथ ताल्लुक नहीं हो सकता था। ठाकुर लड़की के बाप को खुद थाने लाया था, बाप तो थाने आता ही नहीं था। गांव में जाकर मैं ठाकुर के घर गया, वहां कोहराम बपा था, लाश मेरे पीछे पीछे आ रही थी। ठाकुर की बीवी का बयान लिया। वो ठाकुर की उम्र से 3-4 साल छोटी थी। उसके बाद सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। उसने वही बात बताई जो उसका बेटा बता चुका था, यानी ठाकुर रात को बाग से आया और उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। वो कुछ भी ना बता सका। ये घर वालों का अपना ख्याल था कि ठाकुर बाग वाले मकान में था और वहाँ से कुछ खाकर आया था। मेरे दिमाग में एक सोच आई। घर वालों को पक्का पता नहीं था कि ठाकुर बाग से ही आया था और उसने शाम के बाद से लेकर रात को घर आने तक बाग वाले मकान में ही वक्त गुजारा था। कोई और उसको अपने साथ ले गया होगा और उसको जहर पिला दिया होगा। किसी ने मेरे सवालों का जवाब जो दिए थे, इनसे मालूम हुआ कि बीवी उससे खुश थी। घर में कोई तनाज़ा या झगड़ा नहीं था। बीवी यकीन के साथ कहती थी कि गांव में किसी और के साथ भी ठाकुर का कोई झगड़ा या तनाज़ा नहीं था। मैं अभी ठाकुर की बीवी के बयान पर पूरा भरोसा नहीं कर सकता था। वजह इसकी ये थी कि उस पर खामिद की मौत का बहुत बुरा असर था। वो आधी बात कहकर रोना शुरू कर देती थी। मैं बाग में चला गया। ये सब्जियों का 5-6 एकड़ पर फैला हुआ बाग था। इसमें घने पौधों की बाड़ें और दरख्त भी थे। बाग के अंदर ही एक तरफ एक अलग मकान था। ये कच्चा था, लेकिन कारीगरों का बनाया हुआ मालूम होता था। उसका सहन था जिसकी दीवारें थीं, 2 कमरे थे। पीछे बरामदा और उधर भी थोड़ा सा सहन और दीवार थी। एक दरवाज़ा उधर भी था। बाग में काम करने वाले 3 आदमी थे। इनके झोंपड़े बाग से ज़रा हटकर थे। इनमें उनके बीवी बच्चे रहते थे। मैंने इन तीनों आदमियों को बुलाया। उन तक खबर पहुंच चुकी थी कि ठाकुर के साथ कोई गड़बड़ हुई है। उनको अभी ये पता नहीं लगा था कि ठाकुर मर चुका है। मैंने उन्हें अलग बिठा दिया और खुद मकान को देखने के लिए अंदर चला गया। मैंने देखा कि दरवाजे के अंदर वाले कुंडे के साथ एक ताला लटका हुआ था, जिसमें चाबी भी लगी हुई थी। मेरे साथ अब ठाकुर का बेटा नहीं था, बल्कि ठाकुर का कोई भी रिश्तेदार मेरे साथ नहीं था। वजह इसकी ये थी कि ठाकुर की लाश आ गई थी और मैं इस खानदान के किसी आदमी को अपने साथ पाबंद नहीं करना चाहता था। मैंने इन तीनों नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा कि जब ठाकुर इस मकान में नहीं होता तो क्या दरवाजे को ताला लगा रहता है? हाँ हुजूर, एक नौकर ने जवाब दिया। ताला उसी वक्त खुलता है जब ठाकुर जी आते हैं। सुबह हमने दरवाजे पर ताला न देखा तो हम तो ये समझे कि ठाकुर जी अंदर सोए हुए हैं। मैंने इनसे बहुत कुछ पूछना था, लेकिन मैंने मकान को अंदर से देखना ज़रूरी समझा। मैंने पहले सहन देखा, फिर अंदर गया। इस कमरे में मेरी नज़र सबसे पहले जिस चीज़ पर पड़ी वो देसी शराब की बोतल थी और 2 गिलास। ये लकड़ी के मामूली और छोटे से मेज़ पर पड़े हुए थे। मैंने हेड कांस्टेबल को कहा कि वो बोतल और गिलासों को एहतियात से उठाकर कब्जे में ले ले। इन चीज़ों का कब्जे में लेना इस वास्ते ज़रूरी था कि इन पर उंगलियों के निशानात का पाया जाना लाजमी था और मुझको पक्का शक ये था कि शराब में जहर मिलाया गया है। दोनों गिलासों में चंद कतरे शराब मौजूद थी। मेज़ के साथ पलंग पड़ा हुआ था। मैंने पलंग पोश को गौर से देखा। ऐसे निशान पाए गए जिनसे पता लगता था कि इस पलंग पर एक औरत मौजूद रही है। मैंने इस कमरे की तलाशी ली। फिर मैं दूसरे कमरे में चला गया। वहाँ भी तलाशी ली। ऐसे सुराग पाए गए जो बताते थे कि यहाँ कोई औरत कुछ वक्त गुजार के गई है या रह गई है, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा गौर न किया। इस वास्ते न किया कि मुझको पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ औरतें और गाने बजाने वालियाँ आती रहती हैं। आप ये समझ लें कि वहाँ से मुझको ऐसी कोई चीज़ और ऐसा कोई सुराग ना मिला जो मुझको तफ्तीश में मदद देता। मैं मकान के दूसरी तरफ गया। उधर छोटा सा एक और सहन था। उधर का दरवाज़ा खुला हुआ था।
बाहर निकल कर देखा, आगे पानी का खाल था और उससे भी आगे खेत शुरू हो जाते थे। वहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मैं मकान के अंदर चला गया और पलंग पर बैठकर वहीं तफ्तीश शुरू कर दी। सबको बाहर भेजकर बाग के एक नौकर को अंदर बुलाया। वो बहुत डरा और घबराया हुआ था। उसके साथ रस्मी सी बातें करके उसका डर खौफ दूर किया। रात को ठाकुर के साथ यहाँ कौन कौन आया था? मैंने पूछा। हुजूर, उसने जवाब दिया। मैंने अच्छी तरह देखा था कि ठाकुर जी अकेले आए थे। तुम उस वक्त कहाँ थे? मैंने पूछा। तुम इस मकान के अंदर थे या बाहर? ना हुजूर, उसने जवाब दिया। बाग में काम करने वाले किसी भी मर्द, औरत या बच्चे को इस मकान के करीब आने की इजाज़त नहीं। जब ठाकुर जी मकान के अंदर होते हैं तो हम इधर आने की जुर्रत भी नहीं कर सकते। कल शाम जब ठाकुर आए तो मैं रहट पर था। उन्होंने मुझको देखा और कहने लगे कि तुम अपने घर चले जाओ। मैं चला गया। वक्त क्या था? सूरज गुरूब हो चुका था और अंधेरा गहरा हो रहा था। उसने जवाब दिया। तुमने किसी और को ठाकुर के बाद बाग में आते देखा था? मैंने पूछा। नहीं हुजूर, उसने जवाब दिया। मैं वहाँ से हट गया था। तुम्हें ये तो मालूम होगा कि यहाँ इस मकान में क्या होता था? मैंने पूछा। और साथ ही ये भी कहा कि यहाँ ठाकुर किसी औरत को बुलाता होगा और यार दोस्तों को बुलाकर ताश वगैरह खेलता होगा। मैं आपको बताता हूँ हुजूर, उसने कहा। मकान के अंदर जो कुछ भी होता था इसकी बाबत सिर्फ एक आदमी बता सकता है और उसका नाम है दुर्गा, और वो ठाकुर जी का खास नौकर है। वो हर वक्त और हर काम में ठाकुर जी के साथ रहता है। ठाकुर जी का पिस्तौल भी दुर्गा के कंधे के साथ लटकता रहता है। नौकरों में सिर्फ दुर्गा है जो इस मकान के अंदर जा सकता है। क्या रात को भी वो यहीं था? वो तो सूरज गुरूब होने से पहले ही आ गया था, उसने जवाब दिया। ये तो मैंने अच्छी तरह देखा था कि बाहर वाले दरवाजे पर ताला लगा हुआ था जो दुर्गा ने खोला था। रात को जब ठाकुर यहाँ से निकला उस वक्त तुम कहाँ थे? मुझे कुछ मालूम नहीं हुजूर, उसने जवाब दिया। मैं अपने घर चला गया था। मैं तो सुबह बाग में आया तो भी मेरा ख्याल था कि ठाकुर जी अभी अंदर हैं। इस नौकर को मैंने दूसरे कमरे में भेज दिया। मैं नहीं चाहता था कि ये दूसरे नौकरों से मिले। इसके बाद मैंने एक और नौकर को बुलाया। उससे मैंने यही सवाल किए और उसने भी वही जवाब दिए जो पहला नौकर दे चुका था। उससे मैंने और भी बहुत से सवालात पूछे लेकिन मेरे मतलब की कोई बात मालूम ना हुई। इसको मैंने कहा कि सहन में जाकर बैठ जाए। तीसरे नौकर को बुलाया। वो पुरानी उम्र का आदमी था। कब से ठाकुर की नौकरी कर रहे हो? मैंने उससे पूछा। मुझको सही मालूम नहीं हुजूर, उसने जवाब दिया। मोटा मोटा हिसाब करूं तो 40 साल बन जाएंगे। ठाकुर जी की शादी मेरे सामने हुई थी। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे ठाकुर जी इस वक्त कहाँ हैं? मैंने पूछा। हम तो कहते थे कि ठाकुर जी यहाँ सोए हुए हैं, उसने जवाब दिया। लेकिन किसी ने बताया कि इनको कोई तकलीफ हो गई थी और वो अस्पताल में हैं। अगर मैं कहूँ कि ठाकुर मर गया है तो तुम क्या कहोगे? मैं क्या कह सकता हूँ हुजूर, बूढ़े नौकर ने जवाब दिया। गांव के सारे ठाकुर मर जाएं तो भी मैं ठाकुर नहीं बन सकता। मैं तो ठाकुरों की चाकरी के लिए पैदा हुआ हूँ, उसने ढीली सी आवाज़ में पूछा। क्या ठाकुर जी वाकई अस्पताल में हैं या आपने जो कहा है वो ठीक है? मैंने जो कहा है वो ठीक है। मैंने कहा, तुम्हारा ठाकुर मर गया है और उसकी लाश घर आ गई है। वो कुछ देर चुपचाप मेरे मुंह की तरफ देखता रहा। सुना है कि ठाकुर औरत के मामले में ठीक आदमी नहीं था, मैंने कहा। आपने बिल्कुल ठीक सुना है हुजूर, उसने जवाब दिया। दौलत हो तो औरत के मामले में कौन ठीक रहता है? मैंने इससे भी वो तमाम सवाल पूछे जो मैं दूसरे दो नौकरों से पूछ चुका था। उसने वही जवाब दिए जो मैं पहले 2 मरतबा सुन चुका था। इस बूढ़े ने भी ठाकुर के खास नौकर दुर्गा का नाम लिया। अब मुझे ख्याल आया कि दुर्गा को शामिल तफ्तीश करना तो बहुत ज़रूरी है। मैंने इस बूढ़े से पूछा कि दुर्गा कहाँ होगा? उसने जवाब दिया कि वो ठाकुर की हवेली में होगा या फिर अपने घर में। दुर्गा कैसा आदमी है? मैंने पूछा। पक्का बदमाश है हुजूर, बूढ़े नौकर ने जवाब दिया और वो यकलक जैसे डर गया। हाथ जोड़कर कहने लगा, हुजूर, ये बात मेरे मुंह से निकल गई है। अगर ये दुर्गा तक पहुंच गई तो वो मेरी झुग्गी को आग लगा देगा।
इस बूढ़े को भी मालूम नहीं था कि रात को ठाकुर यहाँ से चला गया था या नहीं। मैंने कांस्टेबल को कहा कि वो ठाकुर के घर जाए और उसके बड़े बेटे को कहे कि अपने खास नौकर दुर्गा को मेरे पास भेज दे। कांस्टेबल वापस आया तो उसके साथ ठाकुर का बेटा था, दुर्गा नहीं था। दुर्गा कहाँ है? मैंने पूछा। मैं इसी वास्ते आया हूँ, उसने जवाब दिया। मैं तो बापू की बीमारी और मौत में ऐसा फंसा हुआ था कि इधर उधर की होश ही नहीं थी। दुर्गा तो किसी को सुबह से नजर नहीं आया। वो सुबह सवेरे हमारे घर आ जाया करता था। मैं आपके कांस्टेबल के साथ उसके घर गया और उसका पूछा। उसकी बीवी और उसकी माँ ने बताया कि वो कल शाम घर से निकला था। उसने कहा था कि वो ठाकुर जी के पास जा रहा है। वो सारी रात घर नहीं आया। आज का दिन भी गुजर गया है, वो अभी तक नहीं आया। ये इंकशाफ मेरे वास्ते करामत था। मुझको ठाकुर के बेटे ने मज़ीद बातें करते हुए बताया कि दुर्गा को गैर हाजिर नहीं होना चाहिए था। ये मुझको बाग के नौकरों से मालूम हो गया था कि शाम को दुर्गा बाग के मकान में आया था। उसकी गैर हाजिरी की ये वजह हो सकती थी कि ठाकुर ने उसको किसी दूसरे गांव में किसी काम के सिलसिले में भेज दिया होगा। मैंने सोचा कि आज रात उसका इंतज़ार कर लेते हैं। मेरे पूछने पर ठाकुर के बेटे ने बताया कि दुर्गा कोई वारदातें करने वाला आदमी नहीं, लेकिन बदमाश है। गांव के लोग इससे डरते हैं। वो ठाकुर का बॉडीगार्ड बना हुआ था। मैंने रात बाग वाले मकान में घुसाने का इरादा कर लिया। मुझको ज़रा सा भी सुराग नहीं मिला था। नंबरदार बाहर हाजिरी में खड़ा था। मुखबिर भी मौजूद थे। उन मुखबिरों में 2 आदमी ऐसे भी थे जो मुअज़्ज़िज़ीन कहलाते थे। थानेदारों की चापलूसी को ये लोग अपना दीन धर्म समझते थे। चापलूसी का बेहतरीन तरीका मुखबिरी था। ऐसे लोग आजकल भी पाए जाते हैं। मैंने इन लोगों को बारी बारी अपने पास बिठाया और इनसे रिपोर्टें लीं। इनसे मुझको जो हालात मालूम हुए वो मैं आपको सुना देता हूँ। हर एक की अलग अलग रिपोर्ट सुनाने की ज़रूरत नहीं। इन सब से मैंने दुर्गा की बाबत ख़ास तौर पर पूछा। हर एक थानेदार जानता था कि ठाकुरों, सेठों और जागीरदारों के जो ख़ास मुलाजिम और बॉडीगार्ड होते थे, वो अपने अपने आकाओं के हुक्म से अगवा और कत्ल की वारदातें करते थे। उनकी अय्याशी का सामान मुहैया करते थे और उनके दिलों में अपने आकाओं के कीमती राज होते थे। ठाकुर का चाल चलन इन सब ने ये बताया कि अय्याश आदमी था। इनसे मुझको ये भी मालूम हो गया कि बाग वाले मकान में जुआ खेलने कौन कौन आता था। उन नाचने गाने वालियों के नाम और पते भी मिल गए जिनको कभी कभार ठाकुर बाग वाले मकान में बुलाया करता था। इन लोगों ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए बताया कि वारदात की रात गाने नाचने वाली कोई नहीं आई थी। अगर खुफिया तौर पर आई हो तो इसका इनको इल्म नहीं था। मैंने बाग के तीनों नौकरों को फिर बुलाया और इनसे पूछा कि पिछली रात यहाँ गाना बजाना हुआ था। उन्होंने कहा कि नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने घरों को चले गए थे। अगर बाद में नाच गाना हुआ हो तो कुछ नहीं बता सकते। मेरा ख्याल है कि गाने बजाने वाला कोई नहीं आया। बूढ़े नौकर ने कहा, यहाँ अंदर जब कभी गाना बजाना होता है, हमें घरों में ढोलक तबले की आवाज़ आ जाती है। दुर्गा की बाबत वही रिपोर्ट मिली जो पहले मिल चुकी थी। वो दिलेर और बदमाश था। उसकी दोस्ती बदमाशों, चोरों वगैरह के साथ थी। इस वजह से लोग ठाकुर से इतना नहीं डरते थे जितना दुर्गा से डरते थे। लेकिन ठाकुर बड़ा काइयाँ शिकारी है जनाब, एक मुअज़्ज़िज़ मुखबिर ने कहा। दुर्गा पर ठाकुर इस वास्ते भी मेहरबान था कि दुर्गा की बीवी भी जवान और खूबसूरत औरत है और दुर्गा की एक ही बहन है, वो भी इसकी बीवी जैसी ही खूबसूरत है। उसकी उम्र अभी 25 साल नहीं हुई। हामिद के साथ उसकी बनती नहीं। अरसा 1.5 साल से अपने मेके बैठी है। ठाकुर दुर्गा के घर आता जाता है। मामला कुछ ऐसा वैसा ही है। दुर्गा को तो मालूम होगा। कुछ कह नहीं सकते। मुझको जवाब मिला, शायद इसको मालूम नहीं। दुर्गा की एक बात को सब पसंद करते हैं। गांव की कोई औरत हो, ख़्वाह वो बदचलन ही क्यों ना हो, दुर्गा उसकी इज्जत करता है। किसी औरत को मैली नज़र से नहीं देखता। उसकी इस आदत को देखकर कह सकते हैं कि उसको मालूम नहीं होगा कि ठाकुर उसके घर बुरी नीयत से आता जाता है। हो सकता है कि ठाकुर की नीयत बुरी ना हो। ठाकुर की नीयत अच्छी हो ही नहीं सकती। ये बात मुझको नंबरदार ने कही थी। मैं तो हुजूर ये भी कहता हूँ कि दुर्गा ठाकुर के किसी काम से नहीं गया।
रूपोश हो गया है। उसने ठाकुर को अपनी बीवी या बहन के साथ देख लिया होगा। वो जा कहाँ सकता है? उसके बहुत ठिकाने हैं, उसने जवाब दिया। रहसन और डाकुओं के साथ उसका दोस्ताना है। मैंने रात को ही नंबरदार, सीलदार, चौकीदार और अपने कांस्टेबलों को उन आदमियों के नाम बताकर जो बाग में जुएबाजी और शराब नोशी के वास्ते आया करते थे, कहा कि इन सबको शुभ थाने हाजिर करें। मुझको एक औरत बताई गई थी जो ठाकुर के खुफिया काम करती थी। वो मामूली सी औरत थी, 5-6 साल से बेवा थी। रात आधी गुजर गई थी। मैंने अपना आराम मंसूख कर दिया था। चौकीदार को कहा कि इस औरत को जगा कर ले आए। वो घबराहट की हालत में मेरे पास आई। इसको देखते ही मैंने अपने दिल में कहा कि ये औरत है मेरे काम की। उसकी उम्र 40 साल से 3-4 साल कम थी। ऐसी औरतें देहात में भी होती हैं, शहरों में भी। पुलिस इनको बहुत अच्छी तरह जानती है। इनके नाम अलग अलग होते हैं, इनकी शक्लें भी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन इनकी डील डोल और एक्टिंग एक जैसी होती है। ये औरत भी इन्हीं जैसी थी। मैंने इसको बिठाया और कहा कि वो डरे नहीं, मैं जो पूछूं वो मुझको ठीक ठीक बता दे। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर और ज़रा मुस्कुराकर उसको 2-3 ऐसी बातें कहीं जो वो समझ गई। उसको मालूम हो गया था कि वो मुझको धोखा नहीं दे सकती। मैंने उसको कहा कि वो ठाकुर की सारी कहानियाँ सुना दे। मैंने उससे पूछा कि वो कौन औरत है जिस पर ठाकुर ने बुरी नज़र रखी और मारा गया, और अगर तुम ठाकुर के कत्ल की कोई और वजह जानती हो तो वो भी बता दो। मैंने कहा, मैं इतने गहरे राज नहीं जानती। उसने कहा, मुझको बिल्कुल मालूम नहीं कि उसकी इतनी सख्त दुश्मनी किसके साथ थी। दीवारों के अंदर ठाकुर जो कुछ करता था वो मैं नहीं जानती, दुर्गा जानता है। मैं उन औरतों के नाम बता दूंगी जिनके साथ उसके ताल्लुकात थे। उसने 3-4 नाम बताए, लेकिन मुझको अब दुर्गा के नाम के साथ ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हो गई थी। मैंने उस औरत से दुर्गा की बीवी और उसकी बहन की बाबत पूछा। उसने बताया कि वो दोनों बहुत चालाक हैं। ठाकुर इनको इस औरत के हाथ तोहफे भेजा करता था। वो तोहफे ले लेती थीं मगर उसके हाथ नहीं आती थीं। ठाकुर उनके घर जाता था और वो दोनों उसकी बहुत खातिर तवाज़ो करती थीं। ऐसा कह लें कि वो दोनों ठाकुर को बेवकूफ़ बना रही थीं। क्या ऐसा नहीं हुआ कि दुर्गा को पता चल गया हो कि ठाकुर उसकी बीवी और बहन के साथ दोस्ती लगाने की कोशिश कर रहा है? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। मैं बहुत एहतियात करती थी। अब अगर उसको शक हुआ हो या उसकी बीवी या बहन ने बता दिया हो तो मैं कह नहीं सकती। इस औरत के साथ मैंने बहुत दिमाग सोजी की। इससे मुझको यही हासिल हुआ कि ठाकुर औरतों का शिकारी था। मेरा ख्याल था कि उसके कत्ल का बाइस यही था। मेरे जहन में सवाल ये था कि वो औरत कौन थी जिसके ख़ानदान के किसी आदमी ने उसको जहर देकर मार दिया है। इस औरत को मैंने जाने न दिया। इसको बाहर बिठा दिया और हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबलों को साथ लेकर नंबरदार वगैरह को कहा कि वो मुझको दुर्गा के घर ले चलें। चौकीदार हमारे आगे आगे चल पड़ा और एक मकान के दरवाजे पे जाके रुका। मैंने उसको कहा कि वो दरवाजे पर दस्तक दे। उसने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारे। अंदर से कोई जवाब न आया। दूसरी बार खटखटाने पर दरवाज़ा खुला। मैंने टार्च जलाई। दरवाज़ा खोलने वाली औरत थी। मैंने तेज़ी से दरवाजे में दाखिल होकर इस औरत को बाजू से पकड़ा। चौकीदार ने कहा कि पुलिस है। मैं इस औरत को सहन में ले गया। दुर्गा कहाँ है? मैंने पूछा। वो कल शाम को गया था। उसने जवाब दिया। अभी तक घर नहीं आया। कहाँ गया था? ठाकुर के घर। उसने जवाब दिया। कमरे से एक और औरत बाहर आई और बोली, ये कौन है? पुलिस वाले हैं, इस औरत ने जवाब दिया, जो मेरे कब्जे में थी। बत्ती जलाओ, नंबरदार ने कहा। ये पुलिस इंस्पेक्टर हैं। उसने लालटेन जलाई। हमारे पास टार्चें थीं। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों को मालूम था कि किसी के घर छापा मारने के मौके पर उनकी ड्यूटी क्या होती है। वो घर में इधर उधर होकर कोने खदरे देख रहे थे। मैं कमरे में चला गया। वहाँ एक बूढ़ी औरत थी। कमरे में चारपाइयाँ बिछी हुई थीं। इस कमरे के दाएं और बाएं एक एक कोठरी थी। एक में हेड कांस्टेबल गया और दूसरी में मैं चला गया। हमने चारपाइयों के नीचे और सामान के पीछे देखा। सारा घर खंगाल डाला। दुर्गा न मिला। बूढ़ी औरत दुर्गा की माँ थी। वो इतनी बूढ़ी नहीं थी कि उठ ना सकती। उसे बड़ा तेज़ बुखार था। उसका जिस्म कमज़ोर था, लेकिन ज़बान में पूरी ताकत थी। उसने मुझको और मेरे साथ के तमाम आदमियों को गालियाँ नहीं दी, बाकी कोई कसर न छोड़ी।
वो कहती थी कि दुर्गा ठाकुर के घर होगा, वहाँ नहीं तो उसके बाग में होगा। वो पूछती थी कि उसने क्या जुर्म किया है। मैंने उसे ना बताया। हाँ, दुर्गा की बहन थी और बीवी। बताने वालों ने थोड़ा बताया था। वो ज़्यादा खूबसूरत थीं। मैंने बरामदे में चारपाई पर बैठकर तफ्तीश शुरू कर दी। पहले दुर्गा की बीवी से और फिर उसकी बहन से पूछगछ की। दोनों ने बताया कि वो ठाकुर की नीयत को समझती थीं और उससे खा पी रही थीं। क्या दुर्गा को उस पर शक नहीं हुआ? शक क्यों होता? दुर्गा की बीवी ने जवाब दिया, नीयत ठाकुर की खराब थी, हमारी नीयत तो बिल्कुल साफ थी। हम दोनों में से कोई भी उसके साथ अलग तन्हाई में नहीं बैठती थीं। दोनों चालाक मालूम होती थीं। वो जान गई थीं कि मैं दुर्गा को ठाकुर के कत्ल के सिलसिले में ढूंढ रहा हूँ। दोनों ने कहा कि दुर्गा ठाकुर के किसी काम से कहीं बाहर गया होता तो घर बता कर जाता। वो कहती थीं कि वो जब भी गांव से बाहर जाता है बता कर जाता है। मैं उसका यही मतलब ले सकता था कि दुर्गा रूपोश हो गया है। मैंने इन औरतों पर यह जाहिर किया कि उन्होंने मेरा शक रफ़े कर दिया है और मैं दुर्गा को नहीं ढूंढूंगा। वहाँ से बाहर आकर मैंने 2 मुखबिरों को ये ड्यूटी दी कि वो इस घर पर नज़र रखें। इसके अलावा भी मैंने छानबीन में और पूछगछ की थी कि कत्ल का कोई और बाइस सामने आ जाए। कई और तनाज़े और झगड़े होते हैं, लेकिन कोई वाज़ेह इशारा और सुराग नहीं मिल रहा था। मैं गांव से थाने चला गया। 7-8 आदमी थाने में आए हुए थे। ये सब ठाकुर के बाग वाले मकान में जुआ खेलने जाया करते थे। इनमें 3-4 आदमी अच्छे खानदानों के थे। इन्हें जुएबाजी की आदत हो गई थी। बाकी आदमी पेशेवर जुएबाज थे। इनमें एक जुर्म पेशा था और 2 साल सजा भी काट चुका था। ये बड़ी लंबी कहानी है कि मैंने इनसे किस तरह तफ्तीश की, क्या क्या पूछा और उन्होंने क्या क्या बताया। मुख्तसर बताता हूँ कि जुर्म पेशा आदमियों और पेशावर जुएबाजों से पूछगछ करने का तरीका कुछ और होता है। ये लोग अंदर के राज दे दिया करते हैं, लेकिन इनमें जो ठीठपन पर उतर आए उसके साथ मुश्किल पेश आती है। ये मुश्किल इस केस में भी पेश आई जो मैंने हल कर ली। दूसरों ने मेरे साथ ताउन किया और जो बात मैंने ना पूछी वो भी उन्होंने बताई। इस तरह चंद और आदमी सामने आए। फिर मैंने इन लोगों से तफ्तीश की जो पेशावर नहीं थे। वो शौकिया या आदत की वजह से जुए की बाजी लगाया करते थे। ये जुर्म पेशा नहीं थे, बदमाश भी नहीं थे, सिर्फ आवारा थे। इनका पाला पुलिस के साथ कभी नहीं पड़ा था। ये सीधे साधे देहाती भी नहीं थे, बड़े जमींदार या उनके बेटे थे। उन्होंने तो अपनी इज्जत की खातिर और पुलिस के डर से अपने सीने खोलकर मेरे आगे रख दिए और मकतूल ठाकुर की बातें इस तरह बयान की जैसे वो इनका दुश्मन था। उन्होंने मेरे पास शक रफ़े किए और उनकी जगह नए शक पैदा कर दिए। ऐसे समझ लें कि कभी मुझको पता लगता कि मैं सही रास्ते पर तफ्तीश कर रहा हूँ और कभी मैं अपने आप को गुमराह समझने लगता। कुछ इस तरह मालूम होने लगा जैसे कत्ल का बाइस रकाबत था। इसको साबित करने के वास्ते एक जवान औरत का नाम सामने आया और उसके एक आशना का नाम भी लिया गया। 2 तवाइफों के नाम पते भी मिले जिनको ठाकुर कभी कभी अपने बाग में बुलाया करता था। ऐसे इशारे मिले थे कि शक होता था कि कत्ल के पस मंज़र में ये तवाइफें भी हैं। ये गाने और नाचने वालियाँ थीं। इन लोगों से तफ्तीश करते 4-5 दिन गुजर गए। उन्होंने जिन अफराद के नाम लिए मैंने उनको भी थाने बुलाया। 2-3 दिन उनके साथ लग गए। अभी तक मुझे कोई सुराग नहीं मिला था। दुर्गा वापस नहीं आया था। अब तो यकीन हो गया था कि वो रूपोश है। मैंने इस सिलसिले में ये कार्रवाई की कि दूसरे थानों को उसका नाम वगैरह और हुलिया लिखकर भिजवाया और एक काम ये किया कि दुर्गा की बीवी और बहन को थाने में बिठा लिया। रात को इनको जाने की इजाज़त दी और अगले दिन एएसआई को 3-4 कांस्टेबल देकर कहा कि दुर्गा के घर छापा मारे और इसके बाद इसकी बीवी और बहन को थाने ले आए। ये मैं इस वास्ते कर रहा था कि दुर्गा को इतना मिले कि उसके घर की जवान औरतों की बेइज्जती हो रही है तो वो खुद ही थाने आ जाए। मैं इन दोनों औरतों को कहता था कि वो सिर्फ ये बता दें कि उन्होंने दुर्गा को बताया था कि ठाकुर ने उनकी इज्जत पर हाथ डाला है। वो इनकार करती थीं। मुझको ये शक था कि इनको मालूम है कि दुर्गा ने अपनी बीवी या बहन या दोनों की बेइज्जती का इंतकाम लेने के वास्ते ठाकुर को जहर दे दिया है। शराब की बोतल और गिलासों पर उंगलियों के जो निशान थे इनकी रिपोर्ट इलाहाबाद से आ गई थी। गिलासों में चंद कतरे शराब रह गई थी। एक गिलास में शराब और पानी के जो कतरे थे इनमें जहर की मिलावट थी।
मकतूल के मैदे और जिगर के टुकड़ों की भी रिपोर्ट आ गई। इसमें तस्दीक की गई थी कि मकतूल को जहर दिया गया है। दूसरे केस भी ज़ेरे तफ्तीश थे। इनके अलावा भी थाने के काम थे। अदालतों में ज़ेरे समाअत केसों में गवाहियाँ देने और गवाहों को साथ ले जाने का काम भी था। इन सब कामों की वजह से ठाकुर के कत्ल की तफ्तीश आगे ही आगे होती गई। वैसे भी ये तफ्तीश लंबी हो गई। मैं 20 मील दूर उस शहर में भी गया था जहाँ की 2 गाने वालियाँ तवाइफें मकतूल के यहाँ जाया करती थीं। मैंने 3 दिन इनसे पूछगछ की और बहुत मगज मारा, मगर कुछ हासिल ना हुआ। अब मुझको दुर्गा की तलाश थी। उसका लापता हो जाना बेमायनी नहीं था। इसके अलावा बहुत से आदमियों ने मुझको बताया था कि दुर्गा मामूली किस्म का बदमाश नहीं और उसके हाथ बड़े लंबे हैं। 22-23 दिन गुजर गए। ठाकुर का कत्ल अभी तक मुअम्मा बना हुआ था। दुर्गा का कोई सुराग मिला नहीं था। अचानक हम पर एक मुसीबत आ पड़ी। हमारा डीएसपी जो अंग्रेज था, एक रोज थाने में आ गया। डीएसपी और एसपी इसी तरह अचानक किसी न किसी थाने में आ जाते और ज़ेरे तफ्तीश केसों की फाइलें देखते और मुसीबत खड़ी कर देते थे। वो इलाके का दौरा भी करते थे। हमारा डीएसपी आया तो इसे मैं उसका अचानक दौरा समझा, लेकिन किसी और मकसद के वास्ते वो आया था। उसने आते ही ठाकुर के गांव की एक लड़की का नाम लेकर कहा कि उसकी गुमशुदगी की फाइल दिखाओ। मैंने इस कहानी के शुरू में एक लड़की का जिक्र किया है जो लापता हो गई थी। इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के वास्ते लड़की का बाप आया था और उसके साथ मकतूल ठाकुर था। मैंने ये केस अपने जूनियर सब इंस्पेक्टर को दे दिया था और इस केस को मैंने अहमियत नहीं दी थी। ठाकुर ने कहा था कि लड़की खुद ही इधर उधर हो गई होगी। मेरा भी यही ख्याल था। इसके 2-3 दिन बाद ठाकुर का जहर खानी का केस आ गया और मैं उलझ गया। डीएसपी ने फाइल देखी। इसमें सब इंस्पेक्टर ने फजूल सी चंद एक ज़िम्नियाँ लिखकर कार्रवाई डाली हुई थी। डीएसपी ने पूछा कि 1 महीने में क्या यही तफ्तीश हुई है? हमारे पास बगलें झांकने के सिवा कोई जवाब न था। डीएसपी ने हमें उर्दू ज़बान में बहुत गालियाँ दी। उसने कहा कि तुम लोगों ने इस केस को सिर्फ इस वजह से दबाया हुआ है कि गुमशुदा लड़की एक गरीब बाप की बेटी है। तुम उन वारदातों में दिलचस्पी लेते हो जिनकी तफ्तीश में तुम्हारी खातिर तवाज़ो होती है। उसने हमें भूखे और बेईमान हिंदुस्तानी कहा और उसके मुंह में जो आया वो कहता चला गया। हम दोनों सब इंस्पेक्टर चुपचाप सुनते रहे। हमारी खैरियत चुप रहने में ही थी। डीएसपी ने बताया कि इस लड़की का बड़ा भाई फौज में नाइक है। उसको अपनी बहन के लापता होने की इत्तला मिली। ये इत्तला उसके बाप ने बजरिया खत दी थी, जिसमें उसने ये भी लिखा था कि पुलिस ने ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं ली। नाइक ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को दरख्वास्त दे दी। कमांडिंग ऑफिसर ने दरख्वास्त ब्रिगेड कमांडर को भेजी। ब्रिगेड कमांडर ने नाइक के ज़िले के डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और साथ ही नाइक की दरख्वास्त मुंसलिक कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने चिट्ठी पुलिस के आईजी को भेज दी। ये तमाम अफसर अंग्रेज थे। एक तो वो कोताही बर्दाश्त नहीं करते थे और एक वजह और भी थी कि इन अंग्रेज अफसरों ने एक नाइक की दरख्वास्त पर अहकाम जारी किए और अंग्रेज डीएसपी हमारे थाने में आ पहुंचा। वजह ये थी कि जंग असीम दोयम दूसरे साल में दाखिल हो चुकी थी। हुकूमत बरतानिया की हालत गैर हो रही थी। इसकी हिंदुस्तानी फ़ौज मुख्तलिफ महाजों पर लड़ रही थी। अंग्रेज़ हिंदुस्तानी फ़ौज को खुश रखने के वास्ते बहुत कुछ करते थे। एक तरीका ये भी था कि अगर कोई मामूली सा सिपाही भी अपने कमांडिंग ऑफिसर को दरख्वास्त दे देता कि उसके गांव में उसके ख़ानदान की दुश्मन पार्टी उसके घर वालों को तंग करती है, तो कमांडिंग ऑफिसर फ़ौरन कार्रवाई करता था। डिप्टी कमिश्नर को लिखा जाता था। वो फौरी तौर पर पुलिस को सिपाही के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे देता था। हमारा डीएसपी भी ऊपर के हुक्म से आया था। वो खुद भी अंग्रेज था। उसे भी एक हिंदुस्तानी फौजी की शिकायत रफ़ा करने का पूरा एहसास था, मगर हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया था। डीएसपी ने मेरे जूनियर सब इंस्पेक्टर को हुक्म दिया कि अभी गुमशुदा लड़की के गांव जाओ और तफ्तीश शुरू करो। मैं तुम दोनों को लाइन हाजिर कर दूंगा। डीएसपी ने कहा, फिर तुम्हारे खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। मैं तुमको सिर्फ 5 दिन देता हूँ। मुझको सही रिपोर्ट चाहिए कि लड़की अगवा हुई है या अपनी मर्जी से गई है। अगर अगवा हुई है तो मुलजिम रिपोर्ट के साथ मौजूद हों।
डीएसपी हमारा खून खुश करके चला गया। हमने ठाकुर के कत्ल की तफ्तीश और दूसरे केसों की तफ्तीश अलग रख दी और इस लड़की की गुमशुदगी के पीछे पड़ गए। डीएसपी ने हमें लाइन हाजिर करने की सिर्फ धमकी नहीं दी थी, हम तो अपने आप को लाइन हाजिर समझने लगे थे। अगर मैं ये बयान करूं कि मुसलसल 2 दिन मेरे जूनियर सब इंस्पेक्टर ने क्या तफ्तीश की तो ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी जान पर बनी हुई थी। हमने इस तरह किया कि जिस पर भी जरा सा शक हुआ उसको खूब फैटी लगाई। तफ्तीश को 5 दिनों के अंदर किसी नतीजे पर पहुंचाने के लिए इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता था। मैंने एक तरीका ये भी इख्तियार किया कि उठते बैठते अपने अल्लाह को याद करता था और कहता था कि या अल्लाह, इतनी सर्विस पक्की ईमानदारी और दयानतदारी से की है, अपनी खुदाई के सदके मेरी मदद कर। ये मेरा तजुर्बा है कि ईमानदारी और दयानतदारी ज़ाया नहीं जाती, अल्लाह सिला देता है। मैं आपको अपना ये तजुर्बा भी बता दूं, बाज़ गुनहगार सज़ा से बच तो जाते हैं, कत्ल और दीगर जुराइम के बाज़ मुजरिम बरी भी हो जाते हैं और वो खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते और कहते फिरते हैं कि वो बेकसूर थे, लेकिन वो अल्लाह की लाठी से नहीं बच सकते। उम्र के किसी न किसी हिस्से में उनको ज़रूर सज़ा मिलती है। तफ्तीश का तीसरा दिन था। मैंने और जूनियर सब इंस्पेक्टर राम सिहाय ने गांव की 1/4 आबादी को फेंटी लगा लगा कर इस्त्री कर दिया था, मगर लड़की का कोई सुराग ही नहीं मिला था। डीएसपी के दिए हुए 5 दिनों में से सिर्फ 2 दिन बाकी थे। तीसरे दिन का सूरज गुरूब होने वाला था। मैं थाने में सख्त परेशानी की हालत में बैठा हुआ था। सब इंस्पेक्टर राम सिहाय ने गांव की तरफ से आता हुआ नजर आया। उसका सर झुका हुआ था और उसकी चाल बता रही थी कि आज भी वो नाकाम लौट रहा है। उसके पीछे पीछे 4-5 देहाती थे, ये मुश्तबा थे। मुझे राम सिहाय का बहुत अफसोस हो रहा था। उसको सब इंस्पेक्टर हुए अभी 6 ही माह हुए थे। वो अच्छा आदमी था। वो मेरे सामने कुर्सी पर इस तरह बैठ गया जैसे उसने शिकस्त मान ली हो। उसके साथ अभी बात नहीं हुई थी कि एक डाकिया आया। उसने मुझसे ज़रा दूर रुककर इशारा किया। वो मुझको बुला रहा था। पहले तो मुझको गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया। मेरे दिमाग में सोच आ गई कि हो सकता है ये शख्स काम की कोई बात बताने आया हो। एक सोच ये भी आई कि उसने अगर किसी की सिफारिश की तो मैं 2 कांस्टेबलों के सुपुर्द करके इसको भी इस्त्री करा दूंगा। मैं यहाँ के डाकखाने का पोस्टमैन हूँ, उसने कहा। मैं देहात में डाक तकसीम करने जाता हूँ। जिस गांव की लड़की लापता है उस गांव के 10-12 खत थे। आप जानते हैं कि लोग अनपढ़ हैं, वो मुझसे खत पढ़वाते हैं। मैंने एक खत पढ़ा, ये एक हवलदार का है जो उसी जाट रेजिमेंट में है जिसमें लापता लड़की का भाई नायक जगमोहन दास है। हवलदार ने अपने घर वालों को लिखा है कि नायक जगमोहन की बहन उसके पास आई हुई है। इस हवलदार ने घर वालों को कोई चीज़ें भेजनी हैं। उसने लिखा है कि वो ये चीज़ें दुलारी के हाथ भेज देगा। ये गुमशुदा लड़की का नाम था। हवलदार ने ये भी लिखा है कि उसने अपनी रेजिमेंट के फैमिली क्वार्टरों में दुर्गा को भी देखा है। मुझको ऐसे लगा जैसे इस डाकिये को मैं ख्वाब में देख रहा हूँ, और अगर ये ख्वाब नहीं तो ये शख्स झूठ बोल रहा है। मुझको किसी मुआवजे की तवक्को नहीं थी। क्या बकवास करते हो, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। दुलारी के भाई ने ही दरख्वास्त दी है कि उसकी बहन लापता हो गई है। मैं किस तरह मान सकता हूँ कि बहन को उसने अपने पास रखा हुआ है और उसकी गुमशुदगी की दरख्वास्त दे दी है, और ये दुर्गा वहाँ क्या कर रहा है? आप इस हवलदार के घर चले जाएं, डाकिये ने कहा। मुझको मालूम है कि दुलारी की गुमशुदगी पर गांव में क्या मुसीबत आई हुई है। इस गांव में पुलिस का सिपाही चला जाए तो लोग इधर उधर भाग जाते हैं। हवलदार के बाप ने मुझको हाथ जोड़कर कहा था कि मैं किसी के साथ इस खत का जिक्र न करूं, वरना पुलिस हम सबको थाने ले जाकर मारेगी। मैंने हुजूर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। मुझको बेशक आप गवाहों में शामिल कर लें। अगर ये लोग खत से इनकारी हों तो मुझको बुला लें। मैं आपको उस वक्त की एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ। अब तो तालीम देहात में भी चली गई है। उस वक्त देहात में कोई कोई आदमी सिर्फ इतना पढ़ा हुआ होता था कि खत पतर लिख पढ़ सकता था। जंग के ज़माने में फौजियों के खत आते थे जो डाकिया पढ़कर उनके घर वालों को सुनाता था।
घर वाले इसके एवज डाकिये को थोड़ा सा गुड़, 2-4 अंडे या दाने वगैरह दे देते थे। खतों के जवाब भी डाकिये से लिखवाए जाते थे। इसका मुआवजा अमूमन 2 पैसे होता था। ये डाकिया अजीबोगरीब खबरें लाया था। मैंने उसी वक्त सब इंस्पेक्टर राम से आए और 2 कांस्टेबलों को साथ लिया, एक यक्का मंगवाया और उस गांव को रवाना हो गया। रात हो गई थी। चौकीदार से हवलदार के घर का पता किया और उसके दरवाजे पर जाकर हाथ मारा। हवलदार के बाप ने दरवाज़ा खोलकर जब अपने सामने 2 थानेदार देखे तो उसकी हालत ऐसी हो गई कि मुझको डर लगा कि यह भी बेहोश होकर गिर पड़ेगा। उसने हाथ जोड़ दिए और उसके मुंह से अल्फाज की बजाय अजीब अजीब आवाज़ें निकलने लगीं। मत डरो भाई, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। हम तुझे खाने तो नहीं आए, तुम्हारे बेटे का जो खत आया है वो दे दो। हुजूर, उसने कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपको खत दे दूंगा, मुझको थाने न ले जाना। आप खत देख लें, मेरे बेटे का इसमें कोई कसूर नहीं। हम अंदर चले गए। उसका सारा खानदान जाग उठा। लालटेन की रोशनी में हर फर्द कांपता हुआ नजर आ रहा था। हवलदार के बाप ने मालूम नहीं कहाँ से खत निकालकर मुझको दे दिया। मैंने और राम से आए ने खत पढ़ा। इसमें वही लिखा था जो डाकिये ने बताया था। खत से ये पता लगता था कि हवलदार को मालूम नहीं कि जिस लड़की का उसने जिक्र किया है वो लापता है और पुलिस ने सारे गांव के लिए मुसीबत खड़ी की हुई है। उसको शायद ये मालूम था कि लड़की वैसे ही भाई से मिलने आई हुई है। हमने खत अपने कब्जे में ले लिया और हवलदार के बाप को कहा कि वो बिल्कुल ना डरे, उसको हम सिर्फ गवाह बनाएंगे और वो इतनी सी गवाही देगा कि उसको अपने बेटे का ये खत मिला था और खत डाकिये ने पढ़कर सुनाया था। बूढ़ा बाप बेचारा इतना डरा हुआ था कि उसने बैठकर मेरे पाँव पकड़ लिए और कहने लगा कि उसको जैसी भी गवाही के वास्ते कहा जाएगा वो वैसी ही गवाही देगा। बूढ़े को तसल्ली दिलासा देकर हम वापस आ गए। सुबह सवेरे पहली लारी से मैं इलाका डीएसपी के हेडक्वार्टर को रवाना हो गया। लारी ने 1 घंटे से पहले मुझको वहां पहुंचा दिया। डीएसपी अभी दफ्तर में नहीं आया था। मेरी हालत तो ये थी जैसे मेरे अंदर बारूद भरा हुआ हो। मैं डीएसपी के बंगले में चला गया। वो तैयार होकर बाहर निकल रहा था। मुझको देखकर उसने गुस्से से घूरा। मैंने सल्यूट किया। क्या रिपोर्ट लाए हो? उसने पूछा। उस लड़की के केस की रिपोर्ट लाए हो या कोई और काम है? मैंने जेब में से हवलदार का खत निकालकर उसके आगे रख दिया। उसने कागज़ खोला और मेरी तरफ फेंक दिया। पढ़कर सुनाओ, उसने कहा। हम सिर्फ उर्दू बोल सकते हैं। मैंने खत पढ़कर सुनाया, फिर उसको बताया कि डाकिये ने मुझको क्या इत्तला दी थी। फिर मैंने डीएसपी को कहा कि मुझको जबलपुर छावनी में इस जाट रेजिमेंट में जाने का इजाज़तनामा दिया जाए और मुझको अथॉरिटी लेटर दिया जाए कि मैं वहाँ तफ्तीश कर सकूँ। मेरे दफ्तर में आ जाओ, उसने कहा और अपने साइकिल पर सवार होकर दफ्तर को रवाना हो गया। किस्सा मुख्तसर ये कि डीएसपी ने मुझको सरकारी छुट्टी दे दी जिस पर मैं रेजिमेंट में जाकर तफ्तीश कर सकता था और फौजी अफसरों पर पाबंदी थी कि वो मेरे साथ ताउन करें। मैं दूसरे दिन की शाम जबलपुर पहुंचा और वहां के पुलिस हेडक्वार्टर चला गया। रात वहां गुजारी। अलग सुबह मुझको वहां के एसपी के सामने ले जाया गया। मैंने इसको चिट्ठी दिखाई और केस सुनाया। उसने गालिबन ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टेलीफोन किया और मेरे वास्ते तमाम रास्ते साफ कर दिए। दिन के 11:30 बज रहे थे जब मैं उस जाट रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर के दफ्तर में पहुंच गया जिसमें खत लिखने वाला हवलदार और गुमशुदा लड़की का भाई नाइक जगमोहन थे। मैंने इस अंग्रेज अफसर को वो चिट्ठियां दिखाईं जो मैं साथ ले गया था। आपको किस तरह मालूम हुआ है कि लड़की यहाँ है? इस अंग्रेज कर्नल ने मुझसे पूछा। मैंने हवलदार का खत उसको पढ़कर सुना दिया। वो मुस्कुराने लगा। अगर हम दबाव न डालते तो तुम लोग परवाह ही न करते कि लड़की को कौन उठाकर ले गया है। कर्नल ने कहा, हम ये देखना चाहते थे कि तुम लोग पब्लिक का कितना ख्याल रखते हो और अपनी ड्यूटी में कितने कुछ पक्के हो। साहब बहादुर, मैंने कहा, अगर एक लड़की गांव के एक ऐसे बदमाश के साथ जिससे गांव के सब लोग डरते हैं खुद ही घर से कहीं चली जाए तो हमारी तफ्तीश क्या कर सकती है? इस खत में दुर्गा नाम के जिस शख्स का जिक्र है ये बहुत बड़ा बदमाश है और ये शख्स एक आदमी के कत्ल में पुलिस को मतलूब है। दुर्गा कत्ल की राह से लापता है।
क्या आपको यकीन है कि कत्ल का मुजरिम यही है? कर्नल ने पूछा। यकीन तो तफ्तीश में किया जाएगा साहब बहादुर, मैंने कहा। हालात और शहादत इस शख्स के खिलाफ जा रही है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि दुर्गा और इस लड़की को मेरे हवाले कर दें। हो सकता है कि मुझे आपकी रिजमेंट के कुछ और लोगों के भी बयानात लेने पड़ें। मैं आपसे ताउन की दरख्वास्त करता हूँ। कर्नल खामोश रहा। वो कुछ सोच रहा था। उसने एजुटेंट को बुलाया। इन दिनों अंग्रेज़ अफसरों का ख्याल ये था कि मैं अंग्रेज़ी नहीं समझ सकता। इन्हें मालूम नहीं था कि मैं एफए पास करके डायरेक्ट एएसआई भर्ती हुआ था और पुलिस के अंग्रेज़ अफसरों के साथ मेरी बातचीत उमूमन अंग्रेज़ी में हुआ करती थी। इन लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, कर्नल ने एजुटेंट से कहा। नाइक जगमोहन ने ये बिल्कुल नहीं बताया कि जो शख्स उसकी बहन को किसी आदमी की कैद से निकाल कर लाया है वो खुद बहुत बड़ा बदमाश आदमी है, और ये इंस्पेक्टर कहता है कि इसे शक है कि ये बदमाश गांव में किसी को कत्ल के लिए आया है। मुझे माफ़ रखना सर, कैप्टन एजुटेंट ने कहा। हमें इन लोगों पर पहले ही एतबार नहीं करना चाहिए था। इन हिंदुस्तानियों की अपनी ही सियासत होती है जिसमें ये झूठ बोलते हैं। चाहिए तो ये था कि हम पहले दिन ही लड़की को और जिसके साथ वो आई थी इसे इनके गांव की पुलिस के हवाले कर देते। मैं ये देखना चाहता था कि हमारी हिंदुस्तानी पुलिस अपनी ड्यूटी किस तरह कर रही है, कर्नल ने कहा। मुझे ये बात सही मालूम होती है कि इस लड़की को गांव के किसी अमीर जमींदार ने अगवा करा के अपने पास कैद में रखा हुआ था, लेकिन अब मुझको शक होता है कि इसके आगे इन लोगों ने जो कहानी बयान की है वो सच्ची नहीं। मेरा ख्याल है कि नाइक जगमोहन, इसकी बहन और ये आदमी जिसका नाम दुर्गा है, इसको भी यहाँ बुलाकर इस पुलिस इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया जाए और ये तफ्तीश यहीं करे। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये मामला क्या है। मैं खुद इस रिपोर्ट को ब्रिगेड हेडक्वार्टर को लिखूँगा, वरना ऐसे हो सकता है कि ये लोग आपस में मिल मिलाकर कोई और गड़बड़ पैदा कर दें और कोई उल्टी बात हमारे सर पर आ पड़े। सूबेदार मेजर से कहो कि इन सबको बुलाए। एजुटेंट चला गया। कर्नल ने मुझको इतना ही बताया कि वो इन सबको बुला रहा है। उसने मुझको एजुटेंट के कमरे में बैठने को कहा। कुछ देर बाद तीनों को मेरे सामने लाया गया। दुर्गा को मैंने देखते ही पहचान लिया। डकैती के 2 केसों में ये शख्स मुलजिमों की हैसियत में पेश हुआ था। ये बिल्कुल झूठा गवाह था। चूँकि ये बाकायदा जुर्म पेशा नहीं था, इस वास्ते इसका नाम थाने के रिकॉर्ड पर नहीं था। एजुटेंट ने मुझको कहा कि वो तफ्तीश के लिए अलहदा कमरा दे रहा है। मुझको साथ ले जाकर उसने वो कमरा दिखाया। वहाँ एक मेज़ और 2-3 कुर्सियाँ रखी हुई थीं। मैंने सबसे पहले लड़की को बुलाकर अपने सामने बिठा लिया। देखो दुलारी, मैंने उसको कहा, गांव में हर तरह का झूठ चल सकता है। पुलिस और फौज के सामने अगर तुम झूठ बोलोगी तो ये अंग्रेज़ अफसर तुमको बाहर खड़ा करके गोली मार देंगे या तुमको सारी उम्र के वास्ते काला पानी भेज देंगे। इस वक्त सिर्फ मैं हूँ जिसके आगे तुम सच बोलोगी तो महफूज रहोगी। ये बात बिल्कुल सच है कि तुम दुर्गा जैसे बदमाश के साथ घर से भागी हो और यहाँ आकर तुमने अपने भाई की ज़बानी अंग्रेज़ अफसरों को कोई और ही कहानी सुना दी है। नहीं नहीं, दुलारी ने इस तरह कहा जैसे मैंने उसकी गर्दन पर छुरी रख दी हो। वो तड़प कर बोली, मैं दुर्गा के साथ घर से नहीं भागी। वो ठाकुर गांव में मौजूद है जिसने मुझको अगवा करा के अपनी कैद में रख लिया था। वो मेरी बहुत खातिर तवाज़ो करता रहा और मुझको कहता था कि वो मेरे साथ शादी करेगा। इस लड़की की ये बात सुनकर मुझको इस तरह लगा जैसे ये कमरा एक चक्कर में घूम रहा हो। मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि इस लड़की के केस का ताल्लुक ठाकुर के कत्ल के साथ होगा। मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस लड़की से क्या पूछूं और इसको क्या कहूं। ये केस फिल्मी कहानी बनता जा रहा था। तुम कौन से ठाकुर की बात कर रही हो? उसने उसी ठाकुर का नाम लिया जो कत्ल हो चुका था। उसने ये भी कहा कि दुर्गा उस ठाकुर का खास आदमी था और उसने अपने बाग में अपने लिए बड़ा खूबसूरत मकान बनाया हुआ है। मेरी बात गौर से सुनो दुलारी, मैंने कहा। मैं तुमको बता चुका हूँ कि झूठ बोलोगी तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। अब मैं तुमको सिर्फ ये कहता हूँ कि सारा वाकया खुद बयान कर दो। ये सारा वाकया इस तरह हुआ, दुलारी ने कहा। मैं शाम से ज़रा पहले अपनी बकरियों को वापस घर ला रही थी। गांव से कुछ दूर टीले और गहराई है। जब मैं वहां से गुजर रही थी तो मेरे सर पर मोटा सा कपड़ा आन पड़ा।
फिर किसी आदमी ने पीछे से मुझको अपने बाजुओं में मजबूती से पकड़ लिया। एक आदमी की आवाज़ आई, इसका मुंह बांध दो। उन्होंने कपड़े के ऊपर से मेरे मुंह पर एक कपड़ा और बांध दिया। फिर उन्होंने मुझको उठा लिया और किसी तरफ ले गए। वो एक जगह बैठ गए। शायद वो अंधेरा होने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने आपस में कोई बात न की। मुझको मालूम नहीं कि वो आदमी 2 थे, 3 थे या कितने थे। उन्होंने मुझको फिर उठा लिया और किसी तरफ चल पड़े। वो मुझको बारी बारी उठाते थे। उनके उठाने का तरीका ये था कि एक आदमी मुझको अपने कंधे पर डाल लेता था। बहुत देर बाद मुझको महसूस हुआ कि दरवाज़ा खुला है और वो मुझको अंदर ले जा रहे हैं। अंदर ले जाकर उन्होंने मुझको एक पलंग पर डाल दिया और मेरा मुंह खोलकर जो मेरे ऊपर मोटे कपड़े की चादर पड़ी हुई थी वो भी हटा दी। कमरे में लालटेन जल रही थी। वहाँ 3-4 आदमी थे। 2 के चेहरे कपड़ों में लिपटे हुए थे। वो बाहर चले गए। मेरे सामने 2 आदमी खड़े रहे। ये ठाकुर था और दूसरा दुर्गा था। मैं दोनों को देखकर बहुत डरी। एक ठाकुर और एक बदमाश के सामने मेरी हैसियत चूंटी जैसी थी। अगर मैं बदचलन लड़की होती तो मुझको कोई फिक्र ही ना होता। मैंने अपनी इज्जत को हमेशा अजीज रखा है। मैंने रोना शुरू कर दिया और इनकी मिन्नतें करने लगी कि मुझको छोड़ दें। मेरा ख्याल था कि ये दोनों मेरे साथ ज्यादती करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ठाकुर ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि उसने मुझको बदकारी के वास्ते नहीं उठवाया। उसने भगवान की कसम खाकर कहा कि वो मेरे साथ शादी करेगा। दुर्गा ने भी मेरे साथ इज्जत और प्यार से बात की। मैंने उनको कहा कि शादी करने का ये क्या तरीका है। मेरे बाप को कहो, वो गरीब आदमी है, वो तुमको फ़ौरन मेरा रिश्ता दे देगा। ठाकुर ने कहा कि उसने रिश्ता मांगा था। मेरे बाप ने मेरे भाई को ख़त लिखकर पूछा तो भाई ने इनकार कर दिया है। ठाकुर ने मुझको ये भी कहा कि तुम मेरे दिल में इस तरह बैठ गई हो कि मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता। उसने मेरी मिन्नतें की। दुर्गा बदमाश आदमी है, लेकिन उसने भी मुझको प्यार से समझाया कि मैं आराम से बैठी रहूं। मैंने उससे पूछा कि मुझको यहाँ रखकर क्या करेंगे। ठाकुर ने कहा कि देखो दुलारी, सच्ची बात यह है कि तुम्हारा बाप परेशान होगा कि उसकी बेटी किधर गई। मैं उसको कहूँगा कि मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढ कर ले आऊँगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम उसकी शादी मेरे साथ कर दो। मैं सारी रात डरती रही। उन्होंने कमरे के अंदर दोनों दरवाज़ों को ताले लगा दिए। सारी रात गुजर गई। उन्होंने मेरे साथ ज़रा सी भी छेड़छाड़ न की। अगले दिन, अगली रात, फिर अगला दिन और अगली रात ठाकुर मुझको बड़े आराम से समझाता रहा कि मैं 1-2 दिन सब्र से बैठी रहूं। मुझको ये तसल्ली हो गई थी कि ठाकुर की नीयत ख़राब नहीं। अगर ऐसा होता तो इतने दिन और इतनी रातें ये दोनों या कम से कम ठाकुर मुझको बहुत ख़राब कर सकते थे। ठाकुर ने मेरे आगे 100 के नोट रखे और बहुत सा जेवर मेरी गोद में रखा और कहने लगा कि ये सब तुम्हारा माल है, मैं तुमको रानी बनाऊंगा। इसकी मन्नत समाजत और ये रुपया और सोना देखकर मेरा दिल ठाकुर की तरफ आना शुरू हो गया। मैंने इसको कहा कि ये सब कुछ अभी अपने पास रहने दो, पहले मेरे बाप को मनाओ। मुझे ये बताओ दुलारी, मैंने उससे पूछा, क्या दुर्गा हर वक्त इस मकान में मौजूद रहता था? नहीं, दुलारी ने जवाब दिया, वो सिर्फ पहली रात मौजूद रहा था। इसके बाद वो सिर्फ रात को आता था। दुर्गा तुम्हें डराता तो नहीं था? नहीं जी, उसने जवाब दिया, दुर्गा तो बड़ी अच्छी बातें करता था। तीसरी रात ठाकुर ने मेरे आगे बहुत अच्छा खाना रखा और कहने लगा कि आज मैं तुमको दारू पिलाऊंगा। मैंने कहा कि ये तो बहुत बुरी चीज़ है, मैं नहीं पीऊँगी। उसने बड़े प्यार से कहा कि मेरे कहने पर 1-2 घूंट पी लेना। मैंने उसका इतना अच्छा सलूक देखकर सोचा कि चलो 1-2 घूंट पी लेती हूँ। वो दूसरे कमरे में चला गया। दारू की बोतलें शायद उधर रखी थीं। इतने में मुझको दुर्गा की आवाज़ सुनाई दी। वो उसी वक्त आया था और वो ठाकुर के साथ बातें कर रहा था। ठाकुर खाली हाथ वापस आ गया और मेरे पास बैठ गया। फिर दुर्गा आया। उसके हाथ में 2 गिलास थे जिनमें दारू था। उसने एक गिलास मेरे हाथ में दे दिया और दूसरा ठाकुर के हाथ में। ठाकुर ने मुझको कहा कि पियो। मैंने डरते डरते ज़रा सा दारू पिया। जायका बहुत कड़वा था। मैंने पूरा सा मुंह बनाया तो ठाकुर ने अपने हाथ से मेरे गिलास में थोड़ा सा पानी डाल दिया। दुर्गा बोतल उठाकर ले आया। दुर्गा ने बोतल के साथ ही मुंह लगा लिया। ठाकुर ने एक ही सांस में अपना गिलास खाली कर दिया। दोनों के कहने पर मैंने भी जल्दी जल्दी अपना गिलास पी लिया। ठाकुर ने एक प्लेट मेरे आगे करके कहा कि अब ये खा लो। ने खाना शुरू कर दिया। ठाकुर कहने लगा कि उसको चक्कर सा आता है।
दुर्गा ने उसको कहा कि थोड़ी सी और पी लो। ये कहकर उसने ठाकुर के गिलास में थोड़ा और दारू डाल दिया। ठाकुर वो भी चढ़ा गया। इसके बाद मालूम नहीं उसको क्या हुआ कि कभी वो पेट पर हाथ रखता था, कभी गले पर और कभी अपने माथे पर। एक बार उसने कहा, दुर्गे, तूने गलती तो नहीं कर दी? दुर्गा ने हंसकर कहा कि भला ऐसा हो सकता है? मुझको मालूम नहीं कि उनकी इन बातों का क्या मतलब था। ठाकुर की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उसने दुर्गा को कहा कि उसको घर पर पहुंचा दे। दुर्गा ने उसको कहा कि वो आराम आराम से अकेला चला जाए। अगर वो इसके साथ गया तो ये दुलारी अकेली रह जाएगी। ठाकुर चला गया। थोड़ी देर बाद दुर्गा ने मुझको कहा कि दुलारी, चलो यहाँ से निकलो। मैंने पूछा कि वो मुझको कहाँ ले जा रहा है। उसने कहा कि तुम्हारी जान सख्त खतरे में है। तुम कंवारी लड़की हो। ठाकुर ने तुमको एक सन्यासी के कहने पर अगवा कराया है। 1-2 दिनों में ये तुमको कत्ल करके कोई टोना करेगा। उस टोने से इसको दौलत हासिल होगी। मुझको दुर्गा पर शक होने लगा कि ये मुझको धोखा दे रहा है, लेकिन इसने मुझको सारी बात समझाई, जो सुनकर मैं मान गई। लेकिन मैं बहुत डरी। दुर्गा यही है, आप खुद इससे ये सारी बात सुन लें। मैं उसके साथ ठाकुर के बाग वाले मकान के पिछले दरवाजे से निकली। रात को हम पैदल चलते रहे। सुम्मू अंधेरे हम एक गांव में पहुंचे। मुझको बिल्कुल मालूम नहीं कि वो कौन सा गांव था या उस गांव को कौन सा रास्ता जा रहा था। वहां मुझको अलग कमरे में बिठा दिया गया। एक बूढ़ी औरत ने मुझको दूध पिलाया और उसके साथ एक पराठा खिलाया। बहुत देर बाद दुर्गा मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं तुमको तुम्हारे भाई के पास ले जाऊंगा। उसने मुझसे पूछा कि आजकल मेरा भाई कहाँ है। मैंने उसको बताया कि वो जबलपुर में जाट रेजिमेंट में है। मुझको दुर्गा की नीयत पर शक हो गया। मैंने उसको कहा कि भाई के पास ले जाने के बजाय तुम मुझको मेरे बाप के पास क्यों नहीं ले जाते। उसने जवाब दिया कि ठाकुर पहुंच वाला आदमी है और वो ठाकुर भी है, पुलिस भी उसके हाथ में है। इस वास्ते वो हम दोनों को मरवा देगा या किसी ऐसे चक्कर में डाल देगा कि हम सीधे जेल खाने में जाएंगे। बेहतर है कि अपने भाई के पास चलो। मैं मजबूर थी। कुछ समझ में नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। मैं खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। उस गांव से 1.5-2 कोस दूर हम टट्टुओं पर एक रेलवे स्टेशन तक पहुंचे। जो आदमी हमारे साथ आया था वो टट्टू लेकर चला गया। रेलगाड़ी आई, हम उसमें बैठे और अगले रोज जबलपुर पहुंचे। छावनी में आकर जाट रेजिमेंट की बारीकें पूछ कर हम यहाँ पहुंच गए और मुझको मेरा भाई मिल गया। भाई बहुत हैरान हुआ। दुर्गा ने मेरे भाई को कहा कि सारी बात उसकी ज़बानी सुनो। मैंने अपने भाई को सारी बात सुना दी। मेरा भाई ये कहकर चला गया कि मैं अभी आता हूँ। वो बहुत देर बाद आया और मुझको अपने साथ ले गया। उसके साथ एक और आदमी था जो यहाँ सूबेदार है। मुझको सूबेदार के घर में छोड़ दिया गया। दुर्गा को भी उसके क्वार्टर में बिठा दिया गया। मुझको बिल्कुल मालूम नहीं कि मेरा भाई और दुर्गा क्या करते रहे। भाई मुझको उस क्वार्टर में आकर मिलता था और कहता था कि उसने दरख्वास्त दी हुई है, उम्मीद है कि पुलिस आएगी और वो तुमको ले जाएगी या मैं तुमको अपने साथ गांव ले जाऊंगा। एक रोज़ एक औरत सूबेदार की बीवी के पास आई। हम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। वो हमारे गांव की रहने वाली है और उसका खामिद यही हवलदार है। हवलदार की बीवी को तुमने क्या बताया था? मैंने यही कहा था कि अपने भाई से मिलने आई हूँ, दुलारी ने जवाब दिया। इस औरत ने दुर्गा को भी देख लिया था। पूछने लगी कि ये बदमाश यहाँ किस तरह आया है। मैंने इसको बताया कि ये मेरे भाई का बड़ा गहरा दोस्त है, ये मेरे साथ आया है और ये मेरा मुंह बोला भाई है। दरअसल मुझको भाई ने कहा था कि कोई भी पूछ बैठे तो कहना कि अपने भाई को मिलने आई हूँ, फिर आज आप आ गए। इसके बाद मैंने दुर्गा को बुलाया। दुर्गा दोस्त, मैंने उसको कहा, इस वक्त तुम सिर्फ पुलिस के हाथ में नहीं, फौज के हाथ में भी हो। मैं कुछ सोच समझकर और किसी की निशानदही पर तुम्हारे पीछे आया हूँ। दुलारी ने मुझको अपना सीना खोलकर दिखा दिया है। उसने कोई बात नहीं छुपाई। तुम्हारा बयान उससे ज़रा सा भी मुख्तलिफ हुआ तो बुरे फंसोगे। ये क्या मामला है? हुजूर, उसने लंबी सांस लेकर कहा, लोग मुझको दुर्गा बदमाश कहते हैं। बदमाश को लोग बदमाश ही कहा करते हैं। अगर बदमाश कोई नेकी कर गुजरे तो कहते हैं कि इसमें भी कोई बदमाशी होगी। मैंने एक नेक काम किया है, लेकिन बदमाशी से किया है। मगर आप इसको पुलिस और कानून की नज़र से देखेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इसे एक इंसान की नज़र से देखें? मुझसे वादा ले रहे हो? मैंने कहा, अगर तूने नेकी की है तो इसका सिला मुझसे ले।
لیکن وعدہ دے کہ مجھ سے کچھ چھپائے گا نہیں۔ پہلے مجھ کو یہ بتائیں کہ ٹھاکر کس حال میں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کی تو راکھ بھی باقی نہیں رہی، میں نے جواب دیا، وہ مر چکا ہے۔ اس سلسلے میں اس کے ساتھ مزید باتیں ہوئیں۔ میں نے اپنا رویہ دوستوں جیسا رکھا۔ آخر اس نے رات سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا۔ ٹھاکر کی بابت اس نے بتایا کہ بدکار آدمی تھا، وہ سارے گاؤں پر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ اس کی دوستی بدمعاشی کے سلسلے میں ہی تھی۔ اس نے کہا، میں نے اس کو اپنا آقا بنایا ہوا تھا، لوگ مجھ کو اس کا خاص ملازم کہتے تھے، میری وجہ سے وہ محفوظ رہتا تھا، مجھ کو اس سے روپیہ پیسہ بھی مل جاتا تھا، شراب بھی اور عیاشی کا ہر سامان بھی۔ ایک روز اس نے مجھ کو راز کی ایک بات بتائی۔ ہمارے گاؤں سے 2-2.5 میل دور پرانے زمانے کا ایک کھنڈر ہے، وہاں سنیاسی اور سادھو رہتے ہیں۔ ٹھاکر کو کسی نے بتایا کہ وہاں ایک سنیاسی ہے جس کے ہاتھ میں کوئی غیبی علم ہے جو وہ کسی کو بتاتا نہیں۔ اگر وہ کسی پر مہربان ہو جائے تو اس کے گھر کے گھڑے روپے اور زیور سے بھر جاتے ہیں۔ ٹھاکر اس کے پاس گیا، اسے شراب کی 2-3 بوتلیں دیں، کچھ رقم بھی دی، پھر وہ اس کی خدمت کرتا رہا۔ مجھ کو ٹھاکر اتنا ہی بتاتا تھا کہ سنیاسی کو اس نے رام کر لیا ہے اور اس کے ہاتھ میں واقعی کوئی علم ہے۔ ایک روز ٹھاکر بہت خوش تھا، مجھ کو گھر سے بلا کر کہنے لگا، درگا داس، کام مشکل نہیں، اگر یہ کام کر دو تو تمہارے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ اس نے بتایا کہ اس سنیاسی نے کہا ہے کہ خیال رکھو، گاؤں میں 16 یا 17 سال کی عمر کی کوئی کنواری لڑکی منگل کے روز مر جائے تو اس کی کھوپڑی کی ہڈی جو 4 انچ سے کم نہ ہو حاصل کر لو۔ سنیاسی نے کہا ہے کہ یہ ہڈی میرے پاس لے آؤ، میں اس پر ایسا عمل کر کے تمہیں دے دوں گا کہ یہ ہڈی ایک خاص وقت لوہے کے ٹکڑے پر پھیرو گے تو وہ ٹکڑا خالص سونا بن جائے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس ہڈی کو ایک خاص وقت اپنے گھر کی ایک خاص جگہ رکھ دو تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ تمہارے گھر میں پیسے کہاں سے آ گئے ہیں۔ ٹھاکر نے مجھ کو کہا، میں سارے گاؤں کی لڑکیوں پر نظر دوڑا چکا ہوں، مجھ کو ایک لڑکی نظر آئی ہے جس کی عمر 16 سال سے کم اور 17 سال سے زیادہ نہیں، مجھ کو یقین ہے کہ وہ شریف لڑکی ہے، اس لیے وہ کنواری ہے۔ اس نے دلاری کا نام لیا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم یہ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ وہ اسی عمر میں منگل کے روز مر جائے گی؟ اس نے کہا، یہی تو کام کرنا ہے، تم اسے موقع دیکھ کر اٹھا لاؤ، میں اس کو ایسے طریقے سے ماروں گا کہ اس کا خون بھی نہیں نکلے گا اور وہ منگل کے روز مرے گی۔ میں نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی، اس کو یہ بھی کہا کہ مجھ کو یقین نہیں آتا کہ کسی انسان کے پاس اتنی طاقت ہو سکتی ہے، مگر ٹھاکر کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے مجھ کو کہا کہ اپنے منہ سے بولو، کیا لیتے ہو؟ تم لڑکی کو صرف لے آؤ، میں آگے جو کچھ کروں گا وہ تم کو بعد میں بتاؤں گا، بعد میں لاش کو غائب کرنے کا کام رہ جائے گا۔ اس سے آگے درگا نے وہی بات سنائی جو دلاری مجھ کو سنا چکی تھی۔ درگا نے ایک آدمی کا نام لے کر مجھ کو بتایا کہ یہ آدمی اپنے ساتھ ایک اور آدمی کو لے آیا۔ دلاری کو درگا نے کبھی کبھی ٹیلوں اور گھاٹیوں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ایک شام اسے موقع مل گیا، اس نے دونوں آدمیوں کو جلدی جلدی ساتھ لیا اور اس جگہ پہنچ کر دلاری کو اٹھا کر ٹھاکر کے باغ والے مکان میں لے گیا۔ اس لڑکی کے ساتھ ٹھاکر اور درگا نے اس وجہ سے اچھا سلوک کیا تھا کہ وہ خوش رہے اور وہ کنواری بھی رہے۔ درگا کے بیان کے مطابق ٹھاکر نے اس کو بتایا نہیں تھا کہ وہ لڑکی کو کس طرح مارے گا۔ واردات والی رات درگا باغ والے مکان میں گیا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ٹھاکر اور درگا کو ایسا خطرہ بالکل نہیں تھا کہ اس مکان میں کوئی بغیر اجازت اندر آ جائے گا۔ میں جب مکان کے ایک کمرے میں داخل ہوا تو ٹھاکر کو وہاں دیکھا۔ درگا نے اپنے بیان میں کہا، اس نے اپنے سامنے 2 گلاس رکھے ہوئے تھے، شراب کی بوتل پاس پڑی تھی، دونوں گلاسوں میں تھوڑی تھوڑی شراب پڑی تھی۔ میں جب کمرے کے دروازے میں پہنچا تو ٹھاکر کو پتہ نہیں چلا کہ میں آیا ہوں۔ اس نے چھوٹی سی ایک پڑیا کھولی اور یہ شراب کے ایک گلاس میں ڈال دی، پھر اس نے گلاس کو ہلایا، یہ بہت تھوڑا سا پاؤڈر تھا۔ مجھ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہ پڑی، میرا دماغ فوراً سمجھ گیا کہ اس شخص نے شراب میں زہر ملایا ہے اور یہ دلاری کو پلائے گا۔ مجھ کو یاد آیا کہ آج سوموار ہے، اس نے زہر اس واسطے ملایا تھا کہ لڑکی صبح تک مر جائے گی جو منگل کی صبح ہوگی۔ اچانک ٹھاکر نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ تم نے اچھا کیا ہے کہ آ گئے ہو، آؤ ہمارے ساتھ تم بھی کھا پی لو۔ وہ دونوں گلاس ہاتھ میں لے کر چلنے لگا تو میں نے اس کو روک کر کہا، ٹھاکر جی
بہت برا لگتا ہے کہ آپ معمولی سی ایک لڑکی کے آگے اپنے ہاتھ سے برتن اٹھا کر لے جائیں اور رکھیں۔ آپ چلیں، میں آپ کا نوکر ہوں، یہ میرا کام ہے کہ گلاس آپ کے اور لڑکی کے آگے رکھوں۔ ٹھاکر نے اس گلاس پر، جس میں اس نے تھوڑا سا پاؤڈر ڈالا تھا، انگلی رکھ کر کہا کہ یہ لڑکی کے آگے رکھنا۔ ٹھاکر بہت خوش ہوا کہ میں نے اس کو مہاراجا بنا دیا ہے، لیکن حضور، معلوم نہیں آپ مجھ پر اعتبار کریں گے یا نہیں کہ میرے دماغ میں کوئی اور ہی بات آ گئی تھی۔ مجھ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ اس لڑکی نے ٹھاکر کے ہاتھ سے مرنا ہے، لیکن جب میں نے اس کو شراب میں پاؤڈر ڈالتے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ زہر ہے۔ پھر اس نے مجھ کو خاص طور پر کہا کہ یہ گلاس اس لڑکی کے سامنے رکھو۔ وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میرے وجود میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ مجھ کو خیال آیا کہ بوڑھے باپ کی اکیلی بیٹی ہے، باپ بھی شریف آدمی ہے اور بیٹی بھی شریف ہے۔ حضور، میں بہت بدمعاش آدمی ہوں، لیکن گاؤں میں کسی سے پوچھ لیں کہ میں نے گاؤں کی کسی لڑکی کو کبھی میلی نظر سے نہیں دیکھا۔ مجھ کو اپنی بہن کا خیال آ گیا جو بیائی ہوئی ہے لیکن میرے گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر اس کو کوئی اس طرح اٹھا کر لے جائے اور اس کو دھوکے سے زہر پلائے تو میری بوڑھی ماں کا کیا حال ہوگا؟ مجھ کو یہ بھی یاد آ گیا کہ دلاری کو میں نے اغوا کر لیا تھا تو اس کے باپ کی کیا حالت ہو رہی تھی۔ ٹھاکر نے آپ کو یہ دھوکہ دیا تھا کہ بوڑھے باپ کو ساتھ لے کر تھانے لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے چلا گیا تھا۔ مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں نے شراب کے دونوں گلاس اٹھائے اور زہر والا گلاس ٹھاکر کے آگے اور دوسرا دلاری کے آگے رکھ دیا۔ میں نے ٹھاکر کی طرف دیکھا اور اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کو آنکھ ماری، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ خوش تھا کہ صبح تک لڑکی ختم ہو جائے گی اور اس کی کھوپڑی کی ہڈی کاٹ لیں گے، پھر اس کی لاش اگلی رات باغ کے اندر ہی کہیں دبا دیں گے۔ ٹھاکر کو ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ میں نے اس کی اپنی موت کا بندوبست کر دیا ہے۔ ٹھاکر نے بڑے مزے سے زہر والی شراب پی لی۔ ٹھاکر کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ درگا نے بالکل وہی بات سنائی جو دلاری مجھ کو سنا چکی تھی۔ میں نے درگا سے پوچھا کہ زہر شراب میں کیوں دیا گیا تھا؟ دودھ میں یا کسی اور کھانے کی چیز میں کیوں نہیں دیا؟ درگا نے کہا کہ شراب چونکہ کڑوی ہوتی ہے اس لیے اس میں زہر کے ذائقہ کا پتہ نہیں چلتا۔ اس نے کہا کہ یہ ٹھاکر کی اپنی سوچ تھی کہ اس نے زہر شراب میں ملایا۔ یہ میرا اندازہ تھا کہ ٹھاکر صبح کو مرے گا۔ درگا نے کہا یہ اندازہ مجھ کو اس طرح ہوا تھا کہ وہ لڑکی کو منگل کی صبح مرا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جب زہر کے اثر سے تنگ آ کر اپنے گھر کو چلا گیا تو میں نے دلاری کو ساتھ لیا اور اس کو نکال کے لے گیا۔ ایک گاؤں میں میرا ایک دوست ہے جو پیشہ ور رہزن ہے، اس کا گاؤں دوسرے تھانے میں آتا ہے۔ میں دلاری کو رات ہی رات وہاں لے گیا۔ میں اس کو اس کے باپ کے حوالے کر سکتا تھا، لیکن اس وجہ سے اس کو اس کے باپ کے پاس نہ لے گیا کہ اس کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں لکھی ہوئی تھی۔ آپ مجھ کو پکڑ لیتے کہ میں نے لڑکی کو 2-3 دن اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ ڈرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہو سکتا تھا ٹھاکر ٹھیک ہو جاتا، پھر میری اور اس کی دشمنی معلوم نہیں کیا کیا رنگ دکھاتی۔ وہ ٹھاکر تھا اور میں پکا بدمعاش۔ دراصل بات یہ بھی ہے کہ میں ایسی حرکت کر بیٹھا تھا جو میری عادتوں کے خلاف تھی۔ مجھ کو اب سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ میرے سامنے میرا رہزن دوست بار بار آتا تھا۔ میں دلاری کو لے کر اسی کے گاؤں جا پہنچا اور اس کو صحیح بات بتا دی۔ اس کی طرف سے مجھ کو دھوکے اور فریب کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ وہی رہزن تو نہیں جس نے میرے علاقے میں واردات کی اور پکڑا گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اور تم نے اس کی صفائی میں گواہی دی تھی؟ جی حضور، اس نے جواب دیا، بالکل وہی۔ اس نے مجھ کو کہا کہ علاقے کا تھانے دار بدل گیا ہے۔ پہلے تھانے دار کے ساتھ اس شخص نے سودا کیا ہوا تھا، وہ اس کو گرفتار نہیں کرتا تھا، لیکن نئے تھانے دار نے آتے ہی اس کو پیغام بھیجا تھا کہ اس علاقے سے نکل جاؤ ورنہ پولیس کی گولی سے مارے جاؤ گے یا ساری عمر کے لیے بند ہو جاؤ گے۔ اب میرا یہ دوست وہاں سے بوریا بستر سمیٹ رہا تھا۔ اس نے مجھ کو صاف کہا کہ لڑکی کو ساتھ لے کر فوراً یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میرے ساتھ تم بھی پکڑے جاؤ گے اور لڑکی بھی۔ میں نے اس کا مشورہ لیا اور اس کو بتایا کہ اس لڑکی کا بڑا بھائی فوج میں ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ لڑکی کو ساتھ لے کر اس کے بھائی کے پاس چلے جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ یہ لڑکی تمہارے ہاتھ کس طرح آئی ہے۔ اس نے کہا کہ آج کل فوجیوں کی اتنی قدر ہے کہ پولیس بھی ان کو ہاتھ نہیں ڈالتی۔ میں لڑکی کو یہاں لے آیا۔ میں نے اس لڑکی کے بھائی جگ موہن کو سارا واقعہ سنا کر یہ بھی بتا دیا کہ میں نے زہر ٹھاکر کو پلا دیا تھا۔
मुझ को यकीन नहीं था कि ठाकुर मर गया है या जिंदा है, लेकिन हमने आपस में सलाह मशवरा करके ये फैसला किया कि जगमोहन के कर्नल को ये न बताया जाए कि मैंने ठाकुर को जहर दिया था, वरना कर्नल मुझको उसी वक्त गिरफ्तार करा देता। इसके बाद दुर्गा ने बताया कि इस जाट रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर को उसने क्या बयान दिया और कमांडिंग ऑफिसर ने दुलारी को रखने का क्या इंतज़ाम किया। उसका बयान मुकम्मल होने के बाद मैंने नायक जगमोहन दास को बुलाया। उसने बताया कि उसकी बहन किस तरह उसके पास पहुंची। उसने ये वाक़या अपनी कंपनी के सूबेदार को सुनाया। सूबेदार ने कंपनी कमांडर को सुनाया और कंपनी कमांडर ने रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर को सुना दिया। लेकिन ये बात इन अंग्रेज़ अफसरों से छुपाई गई कि दुर्गा ने ठाकुर को जहर पिलाया था। मैंने ये बयान कलम बंद करके इस रेजिमेंट के कर्नल को सुनाए। वो इस बात पर गुस्से में आ गया कि इन लोगों ने उससे जहर वाली बात छुपा ली थी। उसने कहा कि इन सबको गिरफ्तार करके ले जाओ। ये कर्नल दुर्गा पे इसलिए खुश था कि दुर्गा ने उसको ये बताया था कि उसने लड़की की जान बचाने की खातिर ठाकुर को धोखा दिया और लड़की को वहाँ से निकाल कर ले आया। कर्नल ने मुझको ये भी कहा कि मैं अगर नायक जगमोहन को भी मुजरिम समझता हूँ तो उसे भी साथ ले जाऊँ। उसने कहा कि हम इन लोगों की मदद करते हैं और ये हमारे आगे झूठ बोलते हैं। जगमोहन की तो मुझे गवाह के तौर पर ज़रूरत थी, इसे तो मैंने साथ लाना ही था। मैंने दुर्गा, दुलारी और जगमोहन को साथ लिया और रात की गाड़ी से वापस आ गया। मैंने अपने साथ 2 कांस्टेबल ले गया था। मैंने अपने थाने में पहुंचते ही दुर्गा की निशानदेही पर सन्यासियों और साधुओं के डेरे पे छापा मारा। दुर्गा मेरे साथ था। उसने इस सन्यासी को देखा हुआ था। मैंने सन्यासी को साथ लिया और थाने आ गया। सन्यासी ने कुछ जुर्म नहीं किया था। मैंने सन्यासी से पूछा कि उसने ठाकुर को जो टोना बताया था क्या वाकई मतलूबा खोपड़ी की हड्डी से लोहा सोना बन जाता है। मैंने कभी तजुर्बा नहीं किया, सन्यासी ने जवाब दिया। मेरे उस्ताद ने मुझको ये टोना बताया था, ये मैंने ठाकुर को बता दिया। मुझको पूरा यकीन था कि इसको वैसी लड़की की हड्डी नहीं मिलेगी जैसी लड़की मैंने इसको बताई थी। सन्यासी ने यह तस्लीम नहीं किया कि उसने लड़की को मारने के लिए ठाकुर को जहर की पुड़िया दी थी। उसको मैं थाने ले गया। इसके बाद मैंने रिपोर्ट तैयार की और डीएसपी को भेज दी। उसने मुझको शाबाश दी। इस तरह मेरी और सब इंस्पेक्टर राम सियाई की नौकरी बच गई। मैं दुर्गा के इखलाक से मुतासिर हुआ, लेकिन बयान में साफ आ चुका था कि उसने ये जानते हुए कि शराब में जहर है, वो शराब ठाकुर को पिला दी थी। अगर कानून पर मेरा बस चलता तो मैं दुर्गा को छोड़ देता। उसने एक मासूम लड़की की जान बचाने की खातिर एक बदकार आदमी को ठिकाने लगा दिया था, लेकिन कानून का तकाजा कुछ और था। इसके अलावा ये बात भी थी कि ठाकुर के कत्ल की तफ्तीश मेरे सर पर रखी हुई थी। मैंने अपना ये फ़र्ज़ भी पूरा करना था। वो मैंने इस तरह किया कि दुर्गा के खिलाफ 302 का मुकदमा बनाया। दुर्गा को मैंने बता दिया कि वो इकबाल जुर्म से साफ इनकार कर दे और अदालत में ये कहे कि लड़की को वो उस वक्त वहाँ से ले गया था जब ठाकुर वहाँ नहीं था। मैंने ऐसा कोई गवाह पेश ही न किया जो ये बताता कि वारदात की रात ठाकुर बाग वाले मकान में मौजूद था। ऐसा भी कोई गवाह पेश न किया जो ये बताता कि दुर्गा वहाँ गया था। दुर्गा ने वकील बड़ा अच्छा किया था। उसने यही नुक्ता पकड़ लिया कि न ये साबित होता है कि मकतूल कहाँ था, न ये साबित होता है कि मुलजिम कहाँ था। उसने कहा कि मुलजिम की मौजूदगी कहीं भी नहीं दिखाई गई। मुख्तसर ये कि दुर्गा को सेशन कोर्ट ने शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया।